श्री प्रकाश ठाकुर जी, माननीय सदस्य, चर्चा में भाग लेंगे। माननीय श्री प्रकाश ठाकुर बोलो। सर, नॉट वर्किंग। अध्यक्ष महोदय, दूसरा माइक चलाना पड़ेगा, टूट गया हुआ है। चल पड़ा। व्यवस्था परिवर्तन है ना। स्पीकर प्रकाश सर, राणा जी, मैंने नाम गलत बोला ना, इसलिए प्रकाश ठाकुर बोला, तब नहीं। थैंक यू वेरी मच प्रकाश राणा के बोलने से चल पड़ा। माननीय सदस्य प्रकाश राणा जी। स्पीकर सर, thank you very much for giving me the opportunity to participate in the discussion of the budget that is going on in this honorable house. Speaker sir, जो बजट 2023 और 24 का जो इस माननीय सदन में आया है, और मेरे से पहले भी हमारे माननीय सदस्यों ने इसमें अपनी बात रखी है। मैं ज़्यादा ना कहते हुए जो मेन बिंदु है उसी में मैं फोकस करूंगा। अगर इस बजट को सिर्फ पैराग्राफ जो 181 है उसकी अगर 4 लाइनें हम ध्यान से उसको पढ़ते हैं और उसको समझते हैं तो उससे ही पता चल जाता है कि इस जो बजट का हिमाचल का क्या भविष्य है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि अगर इस बजट को हम 100 इसको मानकर चलते हैं तो 26% जो है रुपीज जो है 100 रुपीज अगर इसको चलते हैं तो 26 रुपीज जो है उसमें वेतन में जाएगा और 16 रुपीज जो है पेंशन में है, 10 रुपीज जो है ब्याज में है, 10 जो है रीपेमेंट में है और 9 जो है जो ग्रांट्स वगैरह है उसमें है। शेष जो बचा 29% वो डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। 29% मीन्स अगर इस बजट का हम देखा जाए 53,407 का जो बजट है 13 का, तकरीबन 15,490 करोड़। अब बातें तो यहाँ पर बड़ी बड़ी हो रही है कि हम ये कर देंगे, उसको हिमाचल जो है बड़े बदलाव होंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई स्टेट का बजट जो विकास के लिए सिर्फ 29% उसमें बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, शिक्षा है, और कौन सी ऐसी स्टेट का जो 29% जो विकास के लिए अगर ऐसा धन है तो कोई, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा। अब बात ये नहीं है कि बात तो ये है कि ये हालात ऐसे क्यों हुए। आज हम सिर्फ अगर इंटरेस्ट को देखते हैं और रीपेमेंट तकरीबन जो है 10,700 करोड़, ये अमाउंट कोई कम नहीं है, टू मच ईयरली हम दे रहे हैं। और अगर इसको मंथली देखते हैं तो 960-70 करोड़ तकरीबन। अगर इसको दिन का देखते हैं तो एवरी डे जो है हम तकरीबन 30 करोड़ जो है जो फ्री का पैसा जा रहा है। अगर बेरोजगारी को आप देखें, आज भारतवर्ष की अगर बेरोजगारी देखते हैं, अगर पूरी स्टेट को आप देखें तो हिमाचल जो है इस वक्त चौथे नंबर पर आ पहुंचा है। चिंता इस बात की है।
ये हाल हुए कैसे? चौथे नंबर पर आना एक छोटी सी स्टेट को, जिसको देवभूमि से भी जाना जाता है, वीरभूमि से जाना जाता है, इसमें आप समझ सकते हैं अध्यक्ष महोदय कि आने वाली जो जनरेशन, जो युवाओं का क्या इसमें भविष्य है इस देश में, इसको हम सब भली भांति समझ सकते हैं। आज 12 लाख करीब जो है युवा बेरोजगार है। अगर मैं समझता हूँ, अगर ये जो हमें जो रीपेमेंट जो हमने कर्ज लिया है और ब्याज अगर इसको ना भरना पड़ता तो इससे हम तकरीबन 9-10 लाख लोगों को रोजगार दे सकते थे इसी पैसे से। ये है फर्क। अभी किया हुआ कैसे? अब इल्जाम बड़े बड़े लगाए जा रहे हैं, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जैसे कह रहे थे कि भाई विरासत में कर्ज छोड़ गए, विरासत में कर्ज छोड़ गए। शुरुआत कब हुई इस कर्ज की, कैसे हुई? आजकल सबके हाथ में स्मार्टफोन है, गूगल जाओ सब देख लो। इस तरह का अगर इस सदन में जो झूठे का बोलबाल होगा वो हिमाचल की जनता उसको नहीं मानेगी। सर, अगर अध्यक्ष महोदय इसको अगर ध्यान से देखें, इसकी शुरुआत में तो धन्यवाद करता हूँ हमारे आदरणीय जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे शांता कुमार जी। जब वो मुख्यमंत्री थे तकरीबन जो मैंने देखा 1992, तो उन्होंने इस कर्ज को जीरो किया था। कुछ वो टाइम 60-70 करोड़ कुछ कर्ज था हिमाचल में। लेकिन जैसे ही 93 से 98 में जो सरकार आई, उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में तकरीबन 6,000-6,500 करोड़ का कर्ज लिया। वहां से शुरुआत हुई है इसकी कर्ज की। वो अगली बार फिर जो सरकार आई 98 से 2003 तक, उसमें भी कर्ज लिया गया 7,000 करोड़ के 6,000 करोड़ के करीब। यानी शुरुआत जो हुई थी, अब हम कहते हैं कि हम किसी को इल्जाम नहीं लगाना चाहते। वो टाइम सरकार कांग्रेस की थी 93 से 98, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी थे। वहाँ से इस कर्ज की शुरुआत हुई, और जब ये कर्ज चला तो फिर आगे भी बीजेपी की सरकार उन्होंने भी लिया, फिर कांग्रेस की सरकार आई, फिर उन्होंने लिया, लेकिन उन्होंने लिया थोड़ा थोड़ा करके 6,000-7,000। तो जब 2012 से 2017 तक जो सरकार रही, उस सरकार ने पूरी हदें जो है ये जो कर्ज की है, लोनिंग की है, वो क्रॉस कर दी। 2012 तक के कर्ज 27,700 करोड़ तकरीबन था। लेकिन 5 सालों में ऐसा कौन सा हिमाचल में ऐसी आपत्ति आ गई कि 12 से 17 तक जो सरकार को तकरीबन 19,200 करोड़ का कर्जा लिया। अभी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर हो रही है, आप सच्चाई बताएं ना जनता को भी हुआ क्या है। और ये कर्जा जाकर पहुंच गए, जैसे हम भी 2017 में यहाँ इस सदन, माननीय सदन में आए, तो जब पहला बजट पेश हुआ तो मैंने देखा वो टाइम 47,800 करोड़ का कुछ कर्जा था। अब आप कहते हैं कि पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय हमारे जयराम ठाकुर जी, अगर वो कर्ज करके गए तो ये सब झूठे इल्जाम है। और मैं मानता हूं उन्होंने भी कर्ज लिया, लेना पड़ा। लेकिन ये जो 12 से 17 तक जो सरकार चली, अगर माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लिया, वो टाइम कोरोना का भी दौर रहा, बड़ा कुछ रहा, लेकिन ये 12 से 17 तक कौन सा ऐसा भाई यहाँ पर कोई तूफान आ गया था हिमाचल में। यानी एकदम जो है 4 गुना ज्यादा कर्ज। और वो जो आज जो हिमाचल जो इस चीज को भुगत रहा है, ये है सच्चाई। अगर माननीय हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर जी ने अगर कर्ज लिया, उससे ज्यादा भरा, अगर नहीं भरा तो यहां पर अधिकारी बैठे हैं, बता दें हमें कर्ज लिया है तकरीबन जैसे 69,600 करोड़ के करीब। जब आचार संहिता लगी तब तक यहां हुआ था, इतना था।
लेकिन अगर उन्होंने 20-21 हजार कर्ज लिया है तो मेरे को लगता कि कम से कम 30-35 हजार करोड़ भरा भी है। तो डबल इंजन की सरकार तो पहले भी तो रही भाई, 2003 से 12 तक सरकार नहीं थी आपकी, 14 तक। यही तो आपकी सोच आपको ले डूबी है। किसकी सरकार थी तो किसने कर्जा लिया वो टाइम, क्यों लिया? नहीं, बात ये नहीं है, बात ये नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आज ये हालात हुए कैसे, मतलब ये सच्चाई है। अगर आदरणीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व में जयराम ठाकुर रहे, अगर इन्होंने 22 हजार कर्जा लिया तो 30 हजार 35 भरा भी नहीं भरा तो बता दें आप। यही तो आपकी है भाई। आप इस बजट को पढ़ो, बजट को। अब आपकी सरकार जो है, आपकी सरकार जो है इसकी आपको बड़े, क्योंकि हम भी देखो बात सुनो, हम भी हर साल बजट बनाते हैं और हम भी उसको पूरा करते हैं। आपकी सरकार को जो हिसाब से कर्ज है 5 सालों में 60 तकरीबन जो आपने बजट बनाया ना 50 हजार करोड़ आपको भरना पड़ेगा। कैसे भरेंगे? जो रीपेमेंट आपकी आप बता रहे 10% रीपेमेंट एंड 10% इंटरेस्ट, कितना हो गया भाई? कितना हुआ? 10,600 करोड़। तो 5 साल का कितना होगा बताओ, कितना होगा? 50,000 करोड़ नहीं हुआ? आपको 50,000 करोड़ भरना पड़ेगा 5 सालों में। भाई भरा है 30 से 35 हजार मेरे भाई भरा है। वो देखो आप ऐसे हवा में बातें करो, अगर नहीं भरा होगा हम कल ही स्टेटमेंट निकालेंगे। रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट जयराम सरकार ने, आदमी हमारे मुख्यमंत्री ने 30 से अगर नहीं भरा होगा तो कल इसमें हम बहस करेंगे। है? ठीक है, कल हम इसकी स्टेटमेंट आपको निकाल के देंगे। देखो रीपेमेंट मीन ये भी कर्ज है, रीपेमेंट नहीं भरा, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है भाई, इसको समझो, समझने की बात करो। आप समझ नहीं रहे आप। और आदरणीय हमारे अगर देखो आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, मैं कहता हूं कि ओके थैंक यू सर। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जो है पूर्व में मुख्यमंत्री जो रहे, सॉरी कोई बात नहीं फिर बन जाएंगे भाई तो उसमें उन्होंने, अगर मैंने देखा अपने 5 साल के कार्यकाल में, मैं एक वो कंस्टिट्यूंसी से आता हूं जुगनर से सर, जैसे मैं विधायक बना वहां पर पानी की इतनी किल्लत थी, देखो इतनी किल्लत थी पानी की कि पानी एक महीने में वहां नहीं मिलता था। और जैसे मैं वहां मैं चुनकर आया, मैं धन्यवाद करता हूं पूर्व में मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर जी का, मैंने बात की और इन्होंने 2 महीने में IPH डिवीजन खोला भाई। वो तो उनसे पूछो भाई। ये जो अगर डिवीजन देखो सर, आप जो है एक सीनियर नेता है, अगर डिवीजन खुला तो आपको भी तो नजर आएगा भाई कब खुला, इसमें तो बहस करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो आप पूछो उनसे भाई आप सब साथ में रहे हैं तो माफी चाहता हूं वो बोलने दो प्लीज, नो इंटरप्शन। तो देखो कि जैसे अब आज IPH खुला सर, तो मेरे क्षेत्र में 476 करोड़ की पानी की जो है ड्रिंकिंग वाटर और सिंचाई की स्कीमें लगी है। हमारा डिवीजन कहाँ था? पत्थर में। उसके बाद देखो इन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ 300-400 करोड़ के काम ना हो। ये केंद्र का भी इसमें साथ रहा, भरपूर साथ रहा है, इसको हमें मानना पड़ेगा, इसको मानो आप। उसके बाद हमने सब तहसील मकरीडी ली, सब डिवीजन जो है PWD मकरीडी दिया, बर्ड डिपो जुगनरनगर दिया, सिविल हॉस्पिटल लटबड़ोल ली, ITI ली, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लिया। यानी ऐसा नहीं कि विकास हम नहीं कह सकते, जो मैं विकास भी रहा हूँ। प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमने 3 लिए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लिया, यानी विकास। मैं तो धन्यवाद करता हूँ अपने क्षेत्र की जनता की ओर से और मैं अपनी ओर से कि बहुत कुछ हमें मिला। लेकिन ये जो आपकी सरकार आई, इन्होंने आते ही जो बंद करना चालू किया, ये बताएं आप इस सरकार का भविष्य क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा? ये देखो चुनाव आ रहे आगे, हम इसी हाउस में आएंगे, ये आप लोगों को भुगतना पड़ेगा भाई।
इसको थोड़ा ध्यान में रखो। हम चाहते हैं कि आप भी स्ट्रोंग हो, और जब ऐसा नहीं, हमारा सोचना नहीं है, लेकिन जिस तरह से जो बंदी चल रही है ठीक नहीं है। दूसरा, आपकी घोषणा, आपने घोषणाएं इतनी कर दी कि पहले तो कहा कि भाई हम चलो ओपीएस देंगे, ओपीएस दिया, कोई बात नहीं, इनकी मांग थी आपने, लेकिन 1500 रुपए महिला को देंगे, 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। मैं जुगनगर से चलता हूँ सर, और मैं ठीक कहा, हमारे सम्मानीय जो यहाँ पर हमारे चौधरी साहब ने पूरा लिख दिया है कि 1500 हर महीना देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे हैं? हम ओपीएस देंगे, हम जो है 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अरे भाई 5 लाख लोगों को रोजगार आपने 50-60 सालों में नहीं दिए हैं तो बताओ, तो होते ना, हमारे पास एम्प्लॉय होते इतने, तो भाई आप कहां से दोगे भाई? अगर आप देंगे तो आपके पास जो बजट आपने जो 53,000 करोड़ का है, अगर आप इसको 100,000 करोड़ करेंगे ना, जो आपने घोषणाएं की है, तो भी ये पूरा नहीं होगा ये पूरा। इससे आपसे आप 1500 आज अगर मान लो 18 से 22 तक 60 तक की जैसे आपने महिलाएं बोली, और इसमें बड़ा जो बजट को मैं देख रहा हूं, जो महिलाओं के साथ वैसे ये अच्छा नहीं है। आपने ऐसा कि उधर से ऐसे भी आपने बढ़ाने से 100-150 रुपए तो उनके हैं, तो आपने 2,13,000 जो पहले ही पेंशन ले रही थी उनको जो हम 418 करोड़ देंगे। 418 करोड़ कहां से देंगे? आप उसमें बड़ी मुश्किल से ऐड करेंगे तो 100 करोड़ के करीब है, मेरे को लग रहा है साहब। कहां से आप करेंगे? अगर उन 22 लाख महिलाओं को 22 लाख समथिंग है, और हमारे सीनियर जो मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, सांडल जी, इन्होंने इसमें स्टडी की है, 22 लाख से ज्यादा महिलाएं सर। अगर 22 लाख को अगर आपको देना पड़ता है तो आपको तकरीबन हर साल 4,000 करोड़ चाहिए। 4,000 करोड़ अगर सबको देनी है, 22 लाख महिलाओं को अगर आपने देना है तो 4,000 करोड़ चाहिए आपको। कहां आप है? ये व्यवस्था है, परिवर्तन है। और आपने जिस तरह से आज हमारे इतने हालात खराब हैं। आज मेरे क्षेत्र में जो बरसात, आपको पता होना चाहिए, जैसे सितंबर में बरसात खत्म हुई तो इलेक्शन लग पड़े, चुनाव लग पड़े। जो स्लाइडिंग हुई है, जो रोड बैठ गए हैं, दंगे नहीं है, रोड जो मलबा पड़ा अभी तक रोडों में है, कौन सी व्यवस्था चालू हो गई भाई? रोड तक नहीं खुले। आज गरीब जो है, जो बीमार हैं, वो मरीज को उठा के कंधों से लेके जा रहे हैं, ऐसे हालात है। हम नहीं खोल पाए रोडों को। कुछ मैंने कोशिश की, अगर पीडब्ल्यूडी के जब पास जाते हैं बोलते एलओसी नहीं है, विधायक निधि नहीं है। ये मेरे को लगता पहली बार हुआ जो विधायक निधि का ऐसा जो समस्या आई होगी। आप नहीं, पहले कोरोना था, कोरोना में प्लीज। हो सकता मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो दौर आप फिर भाई आप कर्जा तो धड़ो धड़ ले रहे हैं, कर्जे लेने में तो कोई कमी नहीं आई है, तो आप फिर क्यों इससे पीछे हटे? और दूसरा हेलीकॉप्टर की बात मत करो भाई। ये जो पिछली बार क्या होता था सर, माननीय अध्यक्ष जी, लास्ट टाइम हम यहाँ थे 5 साल, इनको हमेशा जो है बोलते हेलीकॉप्टर, पूर्व मुख्यमंत्री बोलते हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं। और अभी तो हालात ऐसे है जो हम अगर अपने बजट का 20% हम रीपेमेंट और ब्याज में दे रहे हैं, इस स्टेट का भविष्य क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा? आप खुद ही सोच सकते हैं इसको, सोचो इसको सोचने की। तो अब हेलीकॉप्टर फिर आपका क्यों उड़ रहा है भाई? हेलीकॉप्टर आप भी रोको ना इसको। मेरे को पता, मैं हेलीकॉप्टर उड़ाता हूँ, अगर यहाँ शिमला से दिल्ली जाना पता कितना लगता है? 4 लाख, 4.5 लाख। तो भाई आप क्यों फिर पैसा इसको खर्च कर रहे हैं? लोन आप ले रहे हैं, विधायक निधि आप दे नहीं रहे, एक कौन सी व्यवस्था चालू हो गई भाई? और दूसरा, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं है, ये आजकल उनकी मारुति 800 जो है बड़ी चर्चा में है सर, मीडिया में भी। ऑल्टो है, वो बड़ी चर्चा में आजकल। और ये जो आप कह रहे थे ना, वो बोलते कि उसका हमारे हिमाचल जो है श्रीलंका का जैसे हाल हो जाएंगे, हो नहीं जाएंगे, शुरुआत हो गई। अगर हम लोगों ने मिलकर, मेरे भाई, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने के नहीं, दोनों हमारे चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, हमको इस चीज को बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ये जो 2 समस्याएं इधर खड़ी हुई है, एक कर्ज और दूसरा बेरोजगारी, थैंक यू इससे लड़ने के लिए हम सबको इकट्ठे होना पड़ेगा।
इसको इकट्ठे होना पड़ेगा। आप इसकी एक, मैं कहता हूं कि आप इसकी एक कमेटी बनाओ, इसमें विपक्ष वाले को भी लो, ऐसा नहीं कहता हूं, हमें भी लो। हम और कुछ नहीं तो हम सजेशन तो देंगे, सुझाव तो देंगे, क्योंकि हम भी बिजनेस है, हम भी जीरो, वो देखो हम भी जीरो से उठे हैं। Conclude, please, इसमें हालात conclude. पहले से ज्यादा खराब है। अभी पहले एक कर्ज 47,000 था, अभी 75,000 है। आगे को एक जो है 1,00,000 करोड़ क्रॉस करने वाला है। Conclude, सर please. थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा, तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये जो समस्या खड़ी हुई है, मेरे हम सबको मिलकर इससे जो है इसमें काम करने की आवश्यकता है। दूसरा, मैं तो कहता हूं कि भाई धन नहीं है तो हम, आप कह रहे हैं कि हम इतनी बसें खरीद रहे हैं, हम इतना कर रहे हैं, अपना उतना कर रहे हैं, मत करो। पहले इस कर्जे के बारे में सोचो, ताकि ये कर्ज अगर उतरेगा तो हम आगे बड़ा कुछ करेंगे। और सर अभी तो मेरा कुछ टाइम तो नहीं हुआ, अभी तो बाकी है सर, वी हैव टाइम। 20 मिनट हो गए, 15 तो मैं मिनट इतना थे। सुझाव देना चाहता हूं कि जब 800 की You have शुरुआत already हो ही spoken for more गई than है, 20 पैसा minutes. हमारे पास है नहीं, तो मैं कहता हूं कि आप एक ऐसा बिल पास करो यहाँ पर कि जब तक कर्ज है सब इसमें 800 में चले, तब हिमाचल का भला होगा भाई, कंक्लूड प्लीज, कंक्लूड। तब भला होगा हिमाचल का। अब कर्ज, अगर आप कर्ज को खत्म करो, कर्जा को खत्म करो, आप चलो भाई, आप चलो 1 करोड़ की गाड़ी ले लो, हमें कोई दुख नहीं है। ये मैं हिमाचल के हित की बात कर रहा हूं। सुन लो, ये सजेशन है, सुझाव है। इस हिमाचल को जो इसकी हालत जा रही है, देखो 29%, यानी इस वक्त 15,490 करोड़, यानी जो हमारे पास विकास के लिए पैसा है 29%। देखो आप इससे हम क्या क्या करेंगे। कंक्लूड प्लीज। तो ये सर, तो मैं ज्यादा, अब मेरा टाइम शायद हो ही गया। थैंक यू वेरी मच सर, काफी मैंने बोलना था अभी तो। 20 मिनट हो गए अब आपके, 20.5 मिनट, 22। सर बजट की बात, तो अगर मुझे थोड़ा सा टाइम और देते आप तो मैं जो बातें और रख सकता था अपनी। कितने मिनट ले मेरा, लें? मैं ज्यादा ना कहते हुए, चलो जो भी टाइम हो गया, सर आपने मुझे समय दिया, थैंक यू वेरी मच। और जस्ट मैं इन द एंड, जस्ट आई वांट टू से दैट इफ माय वर्ड्स हर्ट someone, then I am very sorry for that. Thank you very much.